ये जापानी सोल्जर इमोर्टल सुगीमोटो के नाम से जाना जाता है। चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, वो रातों रात ठीक हो सकता है। सुगीमोटो इतना ज्यादा स्किलफुल है कि वो अकेले ही सभी एनिमीज को खत्म कर सकता है। मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि मैगी एरा के 37वें साल में जापान और रशिया के बीच लड़ी जाने वाली वार हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल बैटल्स में से एक थी, जिसमें जापान ने पोर्ट आर्थर के करीब फ्रंट लाइन पे 1,30,000 सोल्जर तैनात किए थे ताकि वो रशियन नेवल बेस पे कब्जा कर सके। इस लड़ाई में 60,000 जापानी सोल्जर्स जबकि 45,000 रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसी दौरान हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर साइची सुगीमोटो को देखते हैं, जो कि जापानीज आर्मी की फर्स्ट डिवीजन का मेंबर था। सुगीमोटो की करेज सबसे अलग थी। वो निडर होकर दुश्मन की ट्रेंचेस पे हमला करता है और कई एनिमी सोल्जर्स को मार डालता है। हिल 303 पे लड़ी जाने वाली इस लड़ाई के कारण उसे लोगों की तरफ से इमोर्टल सुगीमोटो का टाइटल मिलता है। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो होकाइडो की यात्रा करता है ताकि वो अपने मारे जाने वाले एक साथी से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके। वहाँ उसे एक शराबी मिलता है जिससे उसे एमू के लोगों के खजाने का पता चलता है। कहा जाता है कि डिस्टेंट पास्ट में होकाइडो के किसी भी रिवर में कोई भी आसानी से सोने की खोज कर सकता था, इसलिए एमू के लोग उनकी जमीन को बाहर के लोगों के कब्जे से बचाने के लिए सीक्रेटली कुछ रिसोर्सेज जमा करते हैं और सोने की रक्षा के लिए एक आर्मी बनाते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक आदमी आके न सिर्फ उनका सारा सोना चोरी कर लेता है, बल्कि वो एमू के लोगों को भी मार डालता है जिनका वो सोना था। उस सोने को होकाइडो में एक स्पेसिफिक लोकेशन में छुपाने के बाद उसे अथॉरिटीज पकड़ लेती हैं, जहां जेल में उस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो उस जगह की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है जहाँ उसने सोना छुपाया था। पर अब क्योंकि वो प्रिजन में था, इसलिए वो अपने साथियों को भी उस सोने की लोकेशन नहीं बता सकता था। आखिरकार उसे इसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। वो एक ट्रेजर कोड बनाता है जिसे कई हिस्सों में डिवाइड करके उसे चारकोल और सलाइवा की हेल्प से डेथ सेंटेंस फेस करने वाले प्रिजनर्स की बॉडी पे खोद देता है और उन सभी प्रिजनर्स के टैटूज को मिलाने के बाद ही कोई पूरा ट्रेजर कोड बना सकता था। वो आदमी उन प्रिजनर्स से कहता है कि वो आधा सोना उस आदमी से शेयर करेगा जो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। सोल्जर्स जब उन टैटूज के बारे में सुनते हैं तो वो उन प्रिजनर्स को वहाँ से निकाल लेते हैं और झूठा दावा करते हैं कि वो उन्हें कहीं और ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन उनका असली इरादा ट्रेजर कोड को एक साथ जोड़ना था ताकि वो खुद सोना हड़प कर सके। लेकिन मौत की सजा पाने वाले वो कैदी अचानक से उन सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और सभी सोल्जर्स को मार डालते हैं और घने जंगल में गायब हो जाते हैं। सुगीमोटो को उस शराबी की बातों पे यकीन नहीं होता। उस शराबी को जब होश आता है तो उसे अपनी स्लिप ऑफ टंग का एहसास होता है, इसलिए वो सुगीमोटो को चुप कराने के लिए उसे मारने का प्लान बनाता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, इसलिए उस शराबी को वहाँ से भागना पड़ता है। सुगीमोटो जब उस तक पहुँचता है तो वो आदमी पहले ही एक भालू के हाथों मारा जा चुका था। वो जब उस आदमी के कपड़े खोलता है तो उसे उसकी बॉडी पे टैटू मिलता है, यानी कि वो आदमी उन्हीं फ्यूजिटिव्स में से एक था, जिसका मतलब ये था कि उसकी कहानी भी बिल्कुल सच्ची थी। सुगीमोटो उसकी बॉडी को उठा के आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका सामना एक ब्राउन बियर से होता है। पर इससे पहले कि वो उस पे अटैक करता, एक एमू गर्ल उसे शूट कर देती है और सुगीमोटो को बचा लेती है। उस लड़की का नाम सियारपा था। वो पहाड़ों में अपना जीवन जी रही थी और उसके पास हंटिंग का भी काफी नॉलेज था। सियारपा जब देखती है कि उस शराबी की आंतें खाली हो चुके हैं तो वो ये अनुमान लगाती है कि पास ही कोई बियर होना चाहिए। वो बियर जो कि हाइबरनेशन से चूक गए हों, क्योंकि इस पीरियड के दौरान वो अकेले हैं जो कि भोजन की तलाश में होते हैं और अगर उन्हें रियलाइज हो कि उनका शिकार मिसिंग है तो वो लगातार उसका पीछा करना जारी रखते हैं। लेकिन सियारपा ये सजेस्ट करती है कि उन्हें लाशों को वहीं छोड़ के यहाँ से जाना होगा। लेकिन सुगीमोटो उसे उस आदमी की बॉडी दिखाता है और उसे उस प्रिजनर की स्टोरी सुनाता है जिसने सोना छुपाया था। उसे लग रहा था कि सियारपा उसकी स्टोरी पे यकीन नहीं करेगी, लेकिन वो उसे बताती है कि उसके अपने फादर को सोना छुपाने वालों ने ही मारा था। इसलिए सियारपा उस भालू का शिकार करने के लिए सुगीमोटो का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस शराबी की बॉडी को चारे के तौर पे यूज करने का प्लान बनाते हैं। जल्द ही वो बियर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो बियर सुगीमोटो को टैकल करने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान सियारपा जो कि छुपी हुई थी वो बियर पे तीर चलाती है। हालांकि वो बियर को वहाँ से भागने पे मजबूर कर देती है, लेकिन किसी वाइटल स्पॉट को हिट न करने के कारण वो उसका शिकार करने में सफल नहीं हो सकी थी। कुछ देर बाद वो बियर वापस आता है। वो उन पे अटैक करने ही वाला था कि तभी एक वुल्फ सामने आता है और उस बियर को काट लेता है। ऐसे वुल्फ असल में एमू के लोगों के गार्डियन डेथी के तौर पे जाने जाते थे और यहाँ वो दोनों उस वुल्फ की हेल्प
से उस बियर का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। सुगीमोटो को भी रियलाइज हो जाता है कि अकेले उन सभी भागते हुए प्रिजनर्स को पकड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए वो सोने की तलाश में सियारपा को उसका साथ देने का कहता है। अपने फादर के किलर से बदला लेने के लिए वो सुगीमोटो के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो बगैर किसी वजह के लोगों को नहीं मारेगा। अगले दिन वो दोनों उस शराबी की स्किन को छील लेते हैं और सोना ढूंढने के लिए अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। उनकी सबसे पहली डेस्टिनेशन अतारू सिटी था, क्योंकि सुगीमोटो को लगता था कि वो प्रिजनर्स बड़े शहरों में क्राउड के बीच अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहे होंगे, लेकिन इतने बड़े शहर में वो उन्हें कैसे ढूंढेंगे। क्लेवर सुगीमोटो उन्हें लुभाने के लिए एक प्लान बनाता है और वो जानबूझकर मेन स्ट्रीट्स में उन टैटूज के बारे में पूछने लगते हैं, जबकि इस दौरान दो सस्पिशियस आदमी उनके कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। उनका इरादा उन्हें मारने का था, लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो सियारपा के ट्रैप में फंस जाते हैं और जैसा कि सुगीमोटो को लगता था वो दोनों भागे हुए प्रिजनर्स थे जिनकी बॉडी पे गोल्ड के कोड वाले टैटूज थे। वो उन्हें बताते हैं कि जेल से भागने के बाद उन प्रिजनर्स ने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज को अतारू में छुपा लिया था। पर जब उन्होंने उनको टैटूज के बारे में इंक्वायरी करते हुए सुना तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें भी मारना चाहता है, इसलिए वो उनसे पहले उन्हें मार देना चाहते थे। अब क्योंकि सुगीमोटो ने किसी को भी ना मारने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो उनकी स्किन नहीं छीलता और सियारपा उन टैटूज को कॉपी करने लगती है, लेकिन तभी एक प्रिजनर को कोई शूट कर देता है। चूँकि अंधेरे में दुश्मन को एडवांटेज था, इसलिए सियारपा वहाँ एक स्मोक बॉम्ब छोड़ देती है और सुगीमोटो और बच जाने वाले प्रिजनर के साथ वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि गोली चलाने वाला मिस्टीरियस इंसान उन तक पहुँचता, सुगीमोटो उस तक पहुँच जाता है। इसी दौरान उनमें फाइट होने लगती है। सुगीमोटो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि उसके ओपोनेंट ने राइफल के हिस्से अलग कर दिए थे। वो मिस्टीरियस आदमी जब अपने लिबादे से बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि वो आर्मी के 7th डिवीजन का मेंबर था, जिसका नाम ओगाटा था। 7th डिवीजन आर्मी की सबसे मजबूत यूनिट थी, लेकिन फिर भी उसका सुगीमोटो से कोई मुकाबला नहीं था। पर इस दौरान ओगाटा को रियलाइज हो जाता है कि सुगीमोटो की इंटेंशन उसे मारने की नहीं है, इसलिए वो खुद को छुड़वा के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ भागा हुआ प्रिजनर शिराइशी इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। शिराइशी असल में एक एस्केप किंग के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि उसकी यूनिक फिजिकल एबिलिटी उसके जॉइंट्स को डिसलोकेट करने में हेल्प करती थी। सुगीमोटो जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो इस दौरान वो दोनों एक क्लिफ से नीचे नदी में गिर जाते हैं। वेदर कंडीशंस ये बता रही थी कि अगर वो खुद के लिए आग नहीं जलाते तो वो दोनों ही मारे जाएंगे, लेकिन माचिस भी भीग चुकी थी, जबकि राइफल पहाड़ी के ऊपर लटक रही थी। सुगीमोटो रिवर से बुलेट्स ढूंढता है और शिराइशी से उसकी हेल्प करने का कहता है, जो कि इस प्रॉमिस के साथ उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है कि इसके बदले वो उसे जाने देगा। जिसके बाद वो अपने पेट से एक गोली निकालता है जो कि उसने अपने एस्केप प्लान के तौर पे रखी हुई थी। वो यहाँ आग जलाने के लिए उसी बुलेट को यूज करते हैं। अपने कपड़े सुखाने के बाद शिराइशी अपने पास्ट के बारे में बात करता है। वो आदमी जिसने उनकी बॉडी पे टैटू बनाए थे वो बहुत ही बेरहम इंसान था और उसने कुल 24 लोगों की बॉडी पे वो टैटूज बनाए थे और उन 24 लोगों में कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। रूमर बताती है कि उन 24 लोगों का एस्केप प्लान करने वाला हाइजी काटा शिजो था, जो कि असल में शोगुनेट फोर्सेस का पुराना समुराई था और उसने हैकर डे बैटल में हिस्सा लिया था और उसी ने ही सबको अतारू भागने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ लेजेंडरी हाइजी काटा एक भागे हुए एक और क्रिमिनल के साथ गठबंधन बना रहा था, जिसका नाम अशियामा था। हाइजी काटा अशियामा से कहता है कि उन्हें अब एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब उन टैटूज का स्केच बना सकते हैं। इसलिए वो अशियामा को उसका साथ देने के लिए कहता है और उनका प्लान 7th डिवीजन को कन्फ्रंट करना था, ताकि वो सभी टैटूज को इकट्ठा करके गोल्ड को ढूंढ सके। दूसरी तरफ शिराइशी उन्हें गुड बाय कहकर अकेला वहाँ से चला जाता है, जबकि शिराइशी का दूसरा साथी जो कि मरने के करीब था 7th डिवीजन उस तक पहुँच जाती है। ऑफिसर सेरुमी उससे पूछता है कि ये सब किसने किया है। वो प्रिजनर उसके हाथ पे लिख देता है इमोर्टल सुगीमोटो। अगले दिन सुगीमोटो और सियारपा एक पहाड़ पे टेलीस्कोप का रिफ्लेक्शन देखते हैं। सुगीमोटो को लग रहा था कि 7th डिवीजन सर्च के लिए वहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए वो फौरन से जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन कोई उनका पीछा कर रहा था, जो कि 7th डिवीजन का फर्स्ट क्लास सोल्जर तगाकी जेनजीरो था, जो कि पहले एक हंटर हुआ करता था और उसे माउंटेन्स के बारे में काफी नॉलेज था। उस मुश्किल आदमी से छुटकारा पाने के लिए सुगीमोटो सियारपा को अलग अलग होकर भागने का कहता है। जेनजीरो भी अपने सोल्जर्स को अलग अलग होकर उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है और अपनी हंटिंग स्किल्स को यूज
यूज करते हुए वो सियारपा तक पहुंच जाता है, जो कि एक ट्री पे छुपी बैठी थी। जंजीरो उससे कहता है कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं है। सियारपा पैकेज को ट्रंक में छुपाने के बाद नीचे आ जाती है, लेकिन तभी वो पैकेज भी नीचे गिर जाता है। जंजीरो उसके इंस्पेक्शन के लिए वहाँ जाता है, इसलिए सियारपा उस पे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीरो उसे देख लेता है। इस क्रिटिकल कंडीशन में वो गार्डियन वुल्फ एक बार फिर से वहाँ पहुँच जाता है और सियारपा को बचा लेता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि कई साल पहले सियारपा और उसके फादर ने उस वुल्फ को एक बियर से बचाया था और पाल पोस के बड़ा किया था, इसलिए सियारपा के पिता की डेथ के बाद से वो सियारपा को सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन सुगीमोटो उसकी तरह लकी नहीं था, उसे कुछ सोल्जर्स घेर लेते हैं। सुगीमोटो अपना वेपन फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वो सोल्जर्स उसके करीब जाते हैं, सुगीमोटो घूमता है और एक बियर के डेन में जंप कर देता है, क्योंकि सियारपा ने एक बार उसे बताया था कि भालू उनके डेन में एंटर होने वाले लोगों पे अटैक नहीं करते। लीडिंग सोल्जर अंदर गोली चलाता है, जिससे भालू को गुस्सा आता है और वो उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। सुगीमोटो उस भालू के बच्चे को पकड़े हुए बाहर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि भालू के साथ साथ सभी सोल्जर्स भी मारे जा चुके थे। सुगीमोटो जल्द ही सियारपा तक पहुँच जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस भालू के बच्चे के साथ अपना सफर जारी रखते हैं। सियारपा के लोगों का मानना था कि अगर किसी को भालू का बच्चा मिले तो उसे पालने पोसने के लिए गाँव में वापस छोड़ना होगा, इसलिए वो सुगीमोटो को अपने गाँव ले आती है। वो एमू विलेज एक नदी के किनारे था, जो कि बाकी दुनिया से अलग थलग था। सुगीमोटो यहाँ सियारपा के घर पे पार्टी मील एंजॉय करता है। शाम को सियारपा के फैमिली मेंबर सुगीमोटो को प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो दो यंग लोगों के बीच अफेक्शन को नोटिस कर पा रहे थे, इसलिए वो सुगीमोटो को गोल्ड का पीछा छोड़ने के लिए मनाना चाहते थे, ताकि वो ट्राइब में रहकर सियारपा से शादी कर सके और वो दोनों अपना जीवन एक साथ गुजार सके, क्योंकि सियारपा के एल्डर्स ये नहीं चाहते थे कि सियारपा खतरे में पड़े। उनका मानना था कि गोल्ड एक कर्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन सुगीमोटो गोल्ड को लेकर गिव अप नहीं कर सकता था। वो सियारपा के परिवार की चिंता को समझ सकता था, इसलिए सोच विचार के बाद वो सियारपा को वहीं छोड़कर अकेले ही अपना सफर जारी रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर सारूमी जंजीरो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक सुपीरियर ऑफिसर कैप्टन वाडा भी पहुँच जाता है और हमें पता चलता है कि सारूमी उसकी परमिशन के बगैर ही सोल्जर्स को अतारू ले आया था, जबकि इस दौरान उसे कई सोल्जर्स के लापता होने की कीमत भी चुकाना पड़ी थी, जिसके कारण कैप्टन वाडा गुस्सा हो जाता है और सारूमी को आर्मी से निकालने की धमकी देता है, लेकिन उसका अपना वाइस कैप्टन ही उसे शूट कर देता है। असल में सारूमी अपने इनकॉम्पिटेंट सुपीरियर से पहले ही तंग आ चुका था, इसलिए वो 7th डिवीजन को टेक ओवर करने की प्लानिंग कर रहा था। उसका इरादा गोल्ड ढूंढना और उसे मिलिट्री फंड के तौर पे यूज करना था, ताकि वो अपने मारे जाने वाले साथियों का बदला ले सके। रशिया और जापान में होने वाली पोर्ट आर्थर की बैटल में सारूमी के सुपीरियर्स की मिस जजमेंट के कारण सारूमी के कई साथी मारे गए थे, जबकि फॉन्टियन की बैटल के दौरान उसकी खुद की खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी और अब वो अपने माथे को एक प्रोटेक्टिव शील्ड से ही प्रोटेक्ट कर सकता था। सारूमी ने अब सब कुछ खो दिया था और वो तब तक चुप नहीं बैठ सकता था जब तक कि वो अपना गोल अचीव नहीं कर लेता। दूसरी तरफ शिराशी अतारू के एक ब्रॉथल हाउस में पहुंचता है, जहां उसका सामना अशियामा से होता है, इसलिए भीगी बिल्ली बन के शिराशी वहां से भाग जाता है, लेकिन अशियामा उसका पीछा करने लगता है, जो कि पेट्रोलिंग सोल्जर्स से हेल्प मांगता है कि टैटू की बॉडी वाला एक फ्यूजिटिव उसका पीछा कर रहा है। वो अशियामा पे गोली चलाते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी हलचल में वहाँ कोई ग्रेनेड फेंक देता है। असल में वो आदमी अशियामा का साथी था और वो दोनों अपने कोऑर्डिनेटेड एक्शन से कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। शिराशी इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। सारूमी जब एक्सप्लोजन की आवाज सुनता है तो वो फौरन से उस तरफ जाता है और यही हाजी काटा का प्लान था, जो कि डिवीजन के सोल्जर्स को वहाँ ट्रैप करना चाहते थे, ताकि वो एक और स्ट्रीट में मौजूद बैंक पे सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सके। सारूमी जब बैंक पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वॉल्ट तो खाली हो चुकी थी और एक एंशिएंट स्वॉर्ड जो कि यहाँ छुपाई गई थी वो इस टाइम हाजी काटा के हाथ में थी। इसी दौरान सारूमी विंडो खोलता है और हाजी काटा पे शूट करता है, लेकिन वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सुगीमोटो अतारू के एक नूडल्स रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा था, जहाँ उसे 7th डिवीजन के ओगाना ब्रदर्स देख लेते हैं। वो अपना खाना खत्म नहीं कर सका था और यहाँ उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि सुगीमोटो फाइटिंग में काफी स्किलफुल था, लेकिन बाहर मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उसे मार के नीचे गिरा देते हैं। सोल्जर्स उसे शूट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे सारूमी आ जाता है और उससे बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में इनवाइट करता है, जहाँ वो उसे खाने के लिए अतारू के फेमस स्टिकी राइस बॉल्स भी
देता है। सरुमी यहाँ सुगीमोटो को कहता है कि वो टैटू वाली इंसानी स्किन उसे दे दे, लेकिन सुगीमोटो उससे कहता है कि उसे गलत आदमी मिला है, मैं सुगीमोटो नहीं हूँ। सरुमी ये सुनते ही बगैर टाइम वेस्ट किए एक बैम्बू कटर उसके गालों में घुसा देता है। सुगीमोटो का शरीर अमर था और उसकी हीलिंग एबिलिटी आम इंसानों से बहुत ज्यादा अच्छी थी। सरुमी यहाँ उसके काम बिहेवियर को अप्रिशिएट करता है। वो उसे अपने डिवीजन में शामिल होने की ऑफर करता है ताकि वो साउथ डिवीजन को हटा के होकाइडो पे कब्जा कर सके और वो वहाँ पेड़ों को काट के वहाँ पॉपीज उगा सके, जिससे कमाया जाने वाला पैसा वो वार में बच जाने वाले रिफ्यूजीज में बांट सके और वो ये यकीनी बना सके कि सोल्जर्स की फैमिली को उनके जीवन की कोई चिंता ना हो। लेकिन सुगीमोटो उसका साथ देने से इनकार कर देता है। इसे सरुमी ओगाना ब्रदर्स को उस पर नजर रखने का कहता है। दूसरी तरफ सियारपा सुगीमोटो के बारे में चिंतित थी, इसलिए वो अपने वुल्फ को सुगीमोटो की सॉक्स सुंघा के उसे ट्रैक करने का कहती है, जो कि अतारू में एक घर के बाहर पहुंच जाता है। लेकिन अंदर मौजूद आदमी सुगीमोटो नहीं था, बल्कि वो प्रिजनर शिराइशी था, जिसने सॉक्स सुखाते समय गलती से सुगीमोटो के साथ सॉक्स बदल लिए थे, जिसका मतलब ये था कि वुल्फ गलत बंदे को फॉलो कर रहा था। लेकिन वो यहाँ शिराइशी के सर पे काट लेता है और उसे सुगीमोटो की लोकेशन बताने के लिए थ्रेटेंड करता है। इसलिए उसके पास ये कन्फेस करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि उसने उसे आज सुबह देखा था, जिसे 7th डिवीजन के सोल्जर्स अपने साथ ले गए थे। सियारपा जो कि वहाँ पहुँच चुकी थी, वो शिराइशी को उसे डिवीजन बेस ले जाने का कहती है। दूसरी तरफ सुगीमोटो जो कि आराम से नहीं बैठ सकता था, वो जुड़वा भाइयों के दांत तोड़ देता है और फ्लिप करते हुए कुर्सी को भी तोड़ देता है। यहाँ उन तीनों में रेसलिंग होने लगती है। इस हंगामे की आवाज सुन के बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शिराइशी बाहर से ये सब कुछ देख रहा था। वो यहाँ सियारपा को बताता है कि वो आयरन विंडो को तोड़ के सुगीमोटो को रेस्क्यू कर सकता है, लेकिन इसके बदले उसे आधा गोल्ड चाहिए था। उनका एग्रीमेंट होने के बाद शिराइशी अपनी पूरी बॉडी पे ग्रीस लगाता है और अपनी बॉडी को तोड़ मोड़ के अंदर आने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे ओगाना ब्रदर्स भी पहुँच जाते हैं, जो कि छुप के सुगीमोटो को मारना चाहते थे। लेकिन फिर शोर की आवाज सुन के सरुमी वहाँ आता है और देखता है कि एक भाई पहले ही मरा पड़ा था, जबकि सुगीमोटो ने अपना पेट पकड़ रखा था और उसकी आंतें बाहर निकल रही थी। सरुमी जो कि ये नहीं चाहता था कि सुगीमोटो मारा जाए, क्योंकि इस तरह वो उससे टैटूड स्किन हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने लोगों को उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहता है। इस दौरान हम शिराइशी को भी देखते हैं, जो कि वहीं छुपा हुआ था और अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहा था। सरुमी के लोग सुगीमोटो को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, तो सरुमी को रियलाइज होता है कि ओगाना के शरीर में कुछ गड़बड़ है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी आंतें निकाली जा चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि सुगीमोटो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था। वो यहाँ उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है जो कि उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। सुगीमोटो यहाँ एक एक करके उन्हें मार डालता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी कैरेज से नीचे गिर गया था। तभी सियारपा टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है और सुगीमोटो की हेल्प करती है और ड्राइवर को मारने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जुड़वा भाई जो कि बच गया था वो उन तक पहुँच जाता है और सुगीमोटो पे अटैक कर देता है। वो एक नाइफ से मुसलसल उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि सुगीमोटो खुद को बचाते हुए सियारपा को भी डिफेंड कर रहा था। सुगीमोटो कई बार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और ओगाना जो कि काफी अनोइंग था, वो उसे ही नीचे फेंकने वाला था। लेकिन सियारपा की हेल्प से वो ओगाना पे जोरदार अटैक करता है और खुद हॉर्स की पीठ पे कूद जाता है। सियारपा हॉर्स को कैरेज से अलग कर देती है, जिससे आखिरकार वो ओगाना से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच सरुमी भी उन तक पहुंचने वाला था, इसलिए सियारपा उस पे तीर चलाती है, जो कि हॉर्स की टांग पे जा लगता है और वो उन दोनों को वहाँ से भागते हुए सिर्फ देख ही सकता था। सरुमी जब अपनी बेस पे वापस आता है तो उसे पता चलता है कि 7th डिवीजन में आग लग चुकी थी और ये काम शिराइशी ने किया था, क्योंकि वो उन टैटूज को हटाना चाहता था जो कि 7th डिवीजन ने ढूंढे थे। वो हर तरफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो टैटूड स्किन सरुमी ने अपने कपड़ों के नीचे पहन रखी थी। दूसरी तरफ सियारपा सुगीमोटो से नाराज थी, क्योंकि वो उसे गुड बाय कहे बिना ही चला गया था। सुगीमोटो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं जानबूझकर तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, लेकिन वो उस गोल्ड को छोड़ के गाँव में नहीं रह सकता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि सुगीमोटो क्यों उस गोल्ड को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस था। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब तनागाकी और मेजी उसके दोस्त हुआ करते थे। वो एक ही गांव के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, जो कि एक साथ बड़े हुए थे। लेकिन एक दिन सुगीमोटो की फैमिली को एक खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ता है और एक एक करके उसके सभी फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं। इसलिए हर कोई सुगीमोटो से बचने लगता है, लेकिन सिर्फ मेजी अपनी फैमिली के मना करने के बावजूद उसे नहीं छोड़ती। सुगीमोटो को डर था कि वो भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो अपने पुराने घर को आग
आग लगा देता है और मेजी को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था कि अगर वो 1 साल तक जिंदा रहा तो वो मेजी के पास वापस जरूर आएगा। 1 साल गुजर जाता है और मेजी अब तनागाकी से शादी करने वाली थी। तनागाकी जब देखता है कि सुगीमोटो वापस आ गया है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मेजी सुगीमोटो से प्यार करती है, लेकिन सुगीमोटो का उनकी शादी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। वो उन्हें आशीर्वाद दे के वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ टाइम बाद तनागाकी सुगीमोटो के साथ आर्मी में भर्ती हो जाता है और एक टाइम पे जब उनकी जान खतरे में थी तो तनागाकी सुगीमोटो को बचाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। मरने से पहले वो सुगीमोटो को बताता है कि उसकी सबसे बड़ी विश मेजी की डिजीज का इलाज करना है। तनागाकी ने किसी से सुना था कि होकाइडो में ना खत्म होने वाला गोल्ड है, जिसे पाने के लिए उसने वार के खत्म होने तक वेट करने का फैसला किया था, जिसके बाद वो गोल्ड माइनिंग के थ्रू पैसा कमाने वाला था ताकि वो उससे मेजी का इलाज करवा सके। और इसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। वार खत्म होने के बाद सुगीमोटो एशेस लेकर मेजी से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि मेजी ने अपनी देखने की एबिलिटी खो दी थी, उसी बीमारी के कारण जिसे सुगीमोटो के साथ रहते हुए उसे इफेक्ट किया था। और इसी वजह से सुगीमोटो वो गोल्ड ढूंढना चाहता था ताकि वो मेजी का इलाज करवाने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर हायर कर सके, जो मेजी को उसकी आंखें लौटा सके। दुनिया में सभी चीजें हेवन की तरफ से दिए गए मिशन के साथ पैदा हुई हैं। ये फ्रेज सियारपा के पिता अक्सर कहा करते थे। सुगीमोटो का मिशन मेजी का इलाज करवाना था, जबकि सियारपा का मिशन अपने पिता की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। इसलिए वो दोनों अपने मिशंस को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ देने का प्रॉमिस करते हैं, जबकि शिराइशी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वो मिलकर गोल्ड ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।